यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास है हमारी बेस्ड ऑन गायनिक एंड पीडियाट्रिक के। तो जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं सीएचओ का, उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जो लोग सीएचओ के अलावा कोई और अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जिनका अपकमिंग टाइम में पेपर है। मैं बता दूं, जिनका अपकमिंग टाइम में पेपर है ईएसआईसी के लिए या फिर आपका डीएसएसबी के लिए, तो ये क्वेश्चंस उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो भी लोग एमपी सीएचओ या अदर स्टेट सीएचओ पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको पेपर्स विथ सीरीज़ अवेलेबल हैं। आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी सीरीज़, पूरे पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। यदि हम एमपी की बात करें तो एमपी के 16 पेपर सेट है, जिसमें टोटल 1600 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। 354 पेज की पीडीएफ रहेगी। चार्जेस आपको ओनली 99 रुपीज़ है। और जो लोग इनके से पीडीएफ नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पे वो पीडीएफ आपको चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखी हैं, आप वीडियो फॉर्मेट में उनको देख सकते हैं। आपके साथ किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं है। दूसरी चीज़, जिनका भी यदि अदर स्टेट पेपर सॉल्व करने का मन हो, एमपी के अलावा आपको यूपी, राजस्थान, त्रिपुरा और अदर स्टेट के पेपर सॉल्व करने हैं, तो वो पेपर्स भी आपको अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 42 पेपर सेट प्लस 13 सीरीज़ हैं, जो आपके एनएचएम सीएचओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। लेकिन उन 42 पेपर्स प्लस 13 सीरीज़ में आपके मोर देन 4500 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे ही। साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि अपकमिंग टाइम में आपको कैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अलग अलग स्टेट के पेपर सॉल्व करने का आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि पेयर मैचिंग में आ सकते हैं सीएचओ में, सीएचओ या एनएचएम में, या ईएसआईसी और डीएसएसबी के भी पेपर्स अवेलेबल हैं, एम्स के भी पेपर्स अवेलेबल हैं। एम्स और डीएसएसबी के पेपर्स का चार्जेस है 99 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको डीएसएसबी के पेपर सेपरेट मिल सकते हैं और एम्स के अलग मिल सकते हैं। जो भी आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लेना होगा। ऐप हमारी है बट उसमें कुछ इशूज़ हैं जो कि ठीक नहीं हो पा रहे हैं लंबे समय से, इसलिए मैं ऐप पे आपको प्रेफर नहीं कर रही हूँ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लास तो हमारी गायनिक की है बट मोस्टली लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप एक टॉपिक को लेके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे यदि गायनिक की क्लास है तो हम गायनिक भी पढ़ेंगे, बट जो मैंने पहला क्वेश्चन ऐड किया है अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है नर्सिंग एग्ज़ाम में, इसलिए तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ऐड किया है वो क्या है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद अभी तक तो जनगणना नहीं हुई है, एसआरएस डेटा से काम चल रहा है। तो 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय में रूरल इंडिया है। रूरल इंडिया का मतलब है जो गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ पे जनता कितनी थी, अबाउट 833 मिलियन, अबाउट 733 मिलियन, अबाउट 933 मिलियन या फिर अबाउट 783 मिलियन। कितनी जनता थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग रूरल इंडिया की। तो रूरल इंडिया की हम बात करें तो उस समय जनता कितनी थी, अबाउट 833 मिलियन। कितनी, 833 मिलियन जनता। यदि टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें तो ये देखिए, टोटल यदि हम जनता की बात करें तो कितनी थी, 1210.10 मिलियन। अभी हाल फिलहाल में कितनी है, 140 करोड़ जनता है। कितनी, 140 करोड़ जनता है, जिसके यदि एग्ज़ाम में पूछें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश अभी कौन है, वो हमारा इंडिया ही है। तो यहाँ पर जो 2011 के अकॉर्डिंग यदि पूछे रूरल एरिया की जनता तो कितनी थी, 833 मिलियन। अब यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन आता है कि जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे 2011 में, उस टाइम पे जब जनगणना हुई थी तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी। याद रखना है कौन सी जनगणना थी, 15वें नंबर की। और यहाँ पर ये जो जनगणना हुई थी इसको 2 फेज़ में किया गया था। फर्स्ट फेज़ थी हाउस लिस्टिंग फेज़, जो कि 1 अप्रैल 2010 से चली थी, और दूसरी फेज़ थी 9 से 28 फरवरी 2011 तक चली थी। तो यहाँ पर टोटल मिला के 2010-11 के बीच में, लेकिन 2011 है जो कंसीडर किया जाता है। हर 10 साल में जनगणना है जो की जाती है। जनगणना का मतलब है सेंसस। और जब पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है तो वो क्या कहलाती है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज नोन एज। ये बहुत ही प्यारा सा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर 28 वीक की प्रेगनेंसी में, लेकिन डिलीवरी होने के पहले, बच्चे के जन्म लेने के पहले, लेकिन 28 हफ्तों के बाद तो वो क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज है, इंट्रायूट्राइन डेथ है, IPH है मतलब कि इंट्रापार्टम हेमरेज, या फिर PPH और पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या कहलाएगा, 28 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई लेकिन बच्चे की डिलीवरी होने के पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहेंगे आप, वो कहलाएगा क्या, एंटीपार्टम हेमरेज। क्या कहलाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का जो मेन रीज़न होता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। जो प्लेसेंटा अपर पार्ट में अटैच होना चाहिए उसकी जगह कहाँ हो जाए, लोअर पार्ट में। एब्रप्शन का मतलब होता है प्लेसेंटा का सेपरेट होना। तो यदि एंटीपार्टम हेमरेज की हम बात करें, कॉमन रीज़न क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको हम कह सकते हैं कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। और जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर 24 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, जेस्टेशनल पीरियड के बाद यदि ब्लीडिंग होती है तो क्या कहलाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज। PPH का मेन रीज़न होता है कि ऑटोनोसिटी ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए, वो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। कनेक्शन होगा कहाँ पर, कनेक्शन की बात की गई अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में का फीटल लाइफ में, तो क्या कहलाएगा, डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी, या फिर अम्बिलिकल आर्टरी, क्या कहलाएगा ये। तो यदि यहाँ पे बात की जा रही है कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच का कनेक्शन फीटल लाइफ, मतलब जब फीटस जो बेबी है कहाँ पे, गर्भ में है, यूट्रस में है, उस समय तो जो कनेक्शन अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में होगा वो कहलाएगा डक्टस विनोसस। क्या कहलाएगा, डक्टस विनोसस। नेक्स्ट वन, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। लेबर की दूसरी स्टेज में कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा जिसके कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से आए, प्रॉपरली आए, डायजेपाम, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा इंजेक्शन देंगे हम, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पे बेझिझक एक ही आंसर करना है, वो क्या है, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाना है कि पहली स्टेज में तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन सेकेंड स्टेज में क्या है, बेबी बाहर आता है, फीटल एक्सपल्सन स्टेज कहलाती है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर दैट स्टेज प्लेसेंटा अंदर ही रह सकता है, रिटेंड प्लेसेंटा हो सकता है, PPH की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए क्या दिया जाएगा, ऑक्सीटोसिन, इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन तो प्रॉपर आए ही। बेबी के बाहर आने के बाद है जो विदिन 15 से 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी बाहर आ जाए। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर तक बाहर नहीं आता, एक्सपल्सन नहीं होता है प्लेसेंटा का, तीसरी स्टेज है जो कि, तो यहाँ पर उस कंडीशन को कहा जाता है क्या, रिटेंड प्लेसेंटा। क्या कहलाएगा, रिटेंड प्लेसेंटा। कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो यदि फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस का कलेक्शन हो जाए या फिर फ्लूइड फिल्डअप हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस, हाइड्रोसाल्पिंग्स, फैलोट्यूबाइटिस, या फिर हाइड्रोफैलो। क्या टर्म यहाँ पे आप यूज़ करेंगे यदि फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है। तो यदि फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस कलेक्ट होता है तब वर्ड यहाँ पे यूज़ क्या किया जाएगा, क्या यूज़ करेंगे आप, तब ये वर्ड कहलाएगा क्या, हाइड्रोसाल्पिंग्स। साल्पिंजाइटिस का मतलब तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होना, इन्फेक्शन होना, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन यहाँ पर यदि फ्लूइड कलेक्ट होता है म्यूकस की जगह, यदि एग्जाम में आपको फ्लूइड भी दे दें तब भी आप क्या कह सकते हैं, हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि फैलोपियन ट्यूब है जिसको आप यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, उसमें फ्लूइड फिल्डअप हो जाए, म्यूकस फिल्डअप हो जाए, तब यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइड्रोसाल्पिंग्स। साल्पिंजाइटिस का मतलब होगा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट वन, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज टर्म्ड एज। यदि ओवरी में इन्फ्लामेशन होता है तब क्या टर्म यूज़ करेंगे आप,
ऊफोराइटिस, हाइड्रोसील, साल्पिंजाइटिस या फिर ऊफेरेक्टोमी। क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? टॉमी वर्ड जुड़ जाए मतलब कुछ ना कुछ चीज़ काट के अलग की जानी है। अब यहाँ पे ऊफोराइटिस और ऊफोरेक्टोमी, तो ऊफोराइटिस का मतलब होगा यहाँ पर ओवरी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना। उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। यदि ओवरी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो जो एग बनने की प्रोसेस होती है, वो जेनेसिस प्रोसेस होती है, वो सबसे पहले डिस्टर्ब होगी। जब एग नहीं बनेंगे, प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही मुश्किल भरा होगा। हाइड्रोसील, साल्पिंजाइटिस, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि ओवरी में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, यदि आपको आइटिस वर्ड पीछे जुड़ा हुआ दिख जाए और इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको बेझिझक होकर चूज़ करना है क्या? ऊफोराइटिस। क्या करना है? ऊफोराइटिस। ऊफोरेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकली ओवरी को रिमूव करना। नेक्स्ट वन, फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड। प्यूबर्टी में क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, मेंस्ट्रुएशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर भी होंगे, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होंगे, इसको आप मिनार्ची कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर प्यूबर्टी में ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या होगा? प्यूबर्टी में ये सभी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। द सोर्स ऑफ HCG इज द, HCG जो कि हार्मोन है, या तो ये प्रेगनेंसी में होगा या फिर कुछ कार्सिनोजेनिक स्टेज डेवलपमेंट होगी तब होगा। तो यहाँ पर यदि HCG हार्मोन का सोर्स पूछा है, मतलब ये बनेगा कहाँ पर, तो ऑप्शन है यहाँ पे एनगेंस लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट या फिर कोरियन। तो HCG हार्मोन ही आपके जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले डिटेक्ट होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर HCG को जो बनाने वाली सेल्स हैं वो कौन सी हैं? वो सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। एज अर्ली एज, ये सबसे पहले डिटेक्ट तो ब्लड में होता है, लेकिन यदि घर पे जो लोग टेस्ट करते हैं तो वो UPT ही करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। तो ये हार्मोन क्या है? HCG हार्मोन। या तो ये प्रेगनेंसी में तो रहता ही, कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी में रहेगा। कभी कभी किसी में यदि 2 मंथ तक पीरियड्स नहीं आए, UPT किया लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया, मे बी 6 वीक 10 वीक्स तक हो जाते हैं, टेस्ट नेगेटिव आया, तब ब्लड टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है। ऐसा होता है इसलिए कि यूरिन में HCG का लेवल है जो कम रहता है, इसलिए रेयर केसेस में होता है। जनरली 1.5 मंथ तक है जो मोस्ट ऑफ दी केसेस में फाइंड आउट हो जाएगा। तो HCG को जो बनाने वाली सेल्स है वो क्या है? वो सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिग्निफिकेंट प्रोलिफरेशन ऑफ फैट अराउंड द ब्रेस्ट। तो कौन सा हार्मोन है जो एक अपना रोल प्ले करेगा कि जो ब्रेस्ट के चारों तरफ फैट का डिपोजिशन हो रहा है उसके लिए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH या फिर टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग भी बताइए कि जो ब्रेस्ट के चारों तरफ फीमेल्स में फैट डेवलप होता है, प्रोलिफरेट होगा फैट, उसका रीजन कौन सा हार्मोन हो सकता है? तो यहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा फैट डिपोजिशन के लिए ब्रेस्ट के चारों तरफ, वो कौन सा होगा? वो कहलाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको इस हार्मोन को फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव, जो यहाँ पर सेक्स हार्मोन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। जैसे मेल का होता है टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही फीमेल में क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक यही हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हर एक तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर। जनरली जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है आफ्टर 13 ईयर्स के बाद होती है, 13 साल की उम्र के बाद। लेकिन यदि ये 10 साल के पहले ही आ जाए तब इसको क्या टर्म यूज़ करेंगे? पोस्ट कॉसियस, प्रिकॉसियस, एमनोरिया या फिर डिस्मेनोरिया।
तो एमनोरिया का तो मतलब होता है कि एब्सेंस रहना पीरियड्स का। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल पीरियड्स। अब यहाँ पर प्रीकॉशियस और पोस्ट कॉशियस, यहाँ पर बिफोर पूछा है मतलब प्री की बात की जा रही है। बिफोर 10 ईयर के यदि पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स चाइल्ड में, तब टर्म यूज़ करेंगे हम क्या, प्रीकॉशियस। क्या है, प्रीकॉशियस है जो टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। क्लियर है। और ये मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो मेन रीज़न है, अभी नावाडेज पहले सब इस तरीके की कंडीशंस कम डेवलप होती थी, बट नावाडेज हम रिसेंट में बात करें तो मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स चाइल्ड में तो पोस्ट कॉशियस की कंडीशन हो सकती है, प्रीकॉशियस की। इसलिए क्योंकि जो खान पान है, रहन सहन है, उसका असर इन सब चीज़ों पे भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूड एक्सेप्ट। मेनोपॉज में मतलब पीरियड्स परमानेंटली स्टॉप होते हैं उस टाइम पर एंडोक्राइनोलॉजिकल मतलब हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे सभी, किसी एक को छोड़कर। फॉल इन सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल, फॉल इन एफएसएच लेवल, इंक्रीज इन ल्यूटनाइजिंग लेवल, या फिर इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन। तो मेनोपॉज में सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल का लेवल बढ़ेगा, कम होगा, इसीलिए जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी होती है, जो मेनोपॉजल वुमेन है उनको ज़्यादा होती है। एफएसएच का लेवल क्या होगा, ए बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इंक्रीज होगा एलएच भी, लेवल ऑफ एंड्रोजन भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहा एक्सेप्ट, तो होगा फॉल इन एफएसएच लेवल। एफएसएच का लेवल है जो क्या होगा, गिरेगा नहीं, डिक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वन, आफ्टर मेनोपॉज इंक्रीज्ड फेशियल हेयर ग्रोथ अकर्स ड्यू टू। मेनोपॉज के बाद फेशियल हेयर ग्रोथ है जो देखने को मिलेगी। जो ओल्ड 55 ईयर के बाद आप किसी लेडी को देखिए तो उसके फेस पे आपको थोड़े हेयर देखने को मिलेंगे, बट नाउअडेज बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो लेज़र के थ्रू भी रिमूव करवा लेते हैं। लेकिन जो फेशियल हेयर ग्रोथ है जो देखने को मिल रही है मेनोपॉजल वूमेन में, उसका रीज़न क्या है, फॉल इन एफएसएच लेवल, इंक्रीज इन एलएच लेवल, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड्रोजन रेशियो, या फिर डिक्रीज एंड्रोजन लेवल। क्या देखने को मिलेगा मेनोपॉजल वुमेन में फेशियल हेयर ग्रोथ का रीज़न क्या हो सकता है। तो जो रीज़न होगा वो ये कि एस्ट्रोजन का लेवल तो कम होता है जैसे मेनोपॉज आते हैं, एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। तो एक जो रेशियो एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है जो एक कम मात्रा में फीमेल में भी पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन तो है ही, लेकिन एंड्रोजन भी रहेगा। तो एंड्रोजन क्या करता है, दाढ़ी मूछें लाने का काम करता है। लेकिन यदि फीमेल में यही हार्मोन का लेवल ना के बराबर होता है, लेकिन यदि ये बढ़ जाए इसका रेशियो, तो फेशियल हेयर ग्रोथ है जो आना स्टार्ट हो सकती है। एक सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन, आफ्टर प्यूबर्टी ओबीज पेशेंट हैव लेस चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ। तो जो मोटे लोग हैं, ओबीज पेशेंट हैं प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी ओबीज, आफ्टर प्यूबर्टी मतलब पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए, आफ्टर दैट ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम होंगे यदि मोटा है कोई भी पर्सन, तो ओबीज है। तो इसका रीज़न क्या होगा, फॉल इन एफएसएच लेवल, फॉल इन एलएच लेवल, कन्वर्जन ऑफ मोर एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन, या फिर कन्वर्जन ऑफ मोर एस्ट्रोजन इनटू एंड्रोजन। क्या रीज़न है जो हो सकता है आफ्टर प्यूबर्टी ओबीज पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम हो सकते हैं। क्यों, इनमें मोर कंजर्व होगा एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन में, क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ मोर एंड्रोजन इनटू द एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय डिलेड मेनोपॉज। डिले मेनोपॉज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन मेनोपॉज डज नॉट अकर बियॉन्ड 45 ईयर ऑफ एज, व्हेन मेनोपॉज डज नॉट अकर बियॉन्ड 40 ईयर ऑफ एज, when menopause does not occur beyond 50 year of age, या फिर when menopause does not occur beyond 55 year of age। कितनी उम्र के लिए यहाँ पर मेनोपॉज को डिले मेनोपॉज के नाम से जाना जाएगा। मोस्ट ऑफ दी केसेस में 50 साल के बाद मेनोपॉज आना स्टार्ट होंगे, मतलब परमानेंटली पीरियड्स आना स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन डिले की बात की जा रही है तो डिले का रीज़न क्या होगा, जब उम्र 55 साल तक हो जाए तब तक पीरियड्स आना स्टॉप ना हो, उसको क्या कहेंगे हम, डिलेड मेनोपॉज। क्या कहेंगे, डिलेड मेनोपॉज।
3 Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं? GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं? यहाँ पर जो भी साइन है 3, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये तीनों साइन किसके हैं? तो ये हैं यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज होती है उसके तीनों सिम्टम है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सी टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से। कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है? तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा, जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा, किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज़ में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में किसके लिए? नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। लेकिन ये सभी चीज़ों में रहेगा, किसी एक को छोड़कर। तो एक इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैजे में। किसमें? मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज कहते हैं? मैजे। और ट्रिप्टोफैन है जो मैजे में, जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज़ में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैजे हैं, ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज़ होती है? बहुत सारी डिसीज़ होती है जिसमें मैजे और कॉर्न को क्या कहा जाता है? अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज़ है जो मैजे और मक्का जो भुट्टा है उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा? तो वो नहीं होगा किस में? मैजे में। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प। पर टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो टाइम पीरियड आपको बताना है, क्या है? टाइम पीरियड बताना है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने से लेके एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का टाइम पीरियड HIV का क्या कहलाएगा? विंडो एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? जिसमें आपको बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके बॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा? विंडो पीरियड। जब आपकी बॉडी को HIV इन्फेक्शन हो गया है और जब एंटीबॉडी डिटेक्ट होना है कि एक्यूरेट है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेप स्मीयर किस टाइप का एग्जाम्पल है? प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी का, टर्सरी का या फिर नन ऑफ द अबव। तो पेप स्मीयर किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो सर्वाइकल कैंसर है, क्या है? सब क्लिनिकल स्टेट होती है डिसीज की प्रोग्रेस होने के पहले की। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, BCG वैक्सीन देंगे। लेकिन पेप स्मीयर में क्या करेंगे? हम डिसीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में आएगा? ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड। तो रेबीज का जो वायरस है उसका नाम क्या है? एडिनो वायरस, फाइलेरियल मैक्सो वायरस या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो यहाँ पर रेबीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है वो क्या है? वो है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। क्या है? लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। और रेब्डोब्रेडो सेरोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। मेनली नाम याद रखना है रेबीज। रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज किसके कारण होगा? कौन से वायरस से होगा? तो वो RNA वायरस लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। तो मरकरी को हम कौन सी मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं? यदि फर्श में मरकरी गिर गई है तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे?
वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि मरकरी गिर गई है नीचे तो आप उसको कैसे है जो क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे सेफली। तो करना है आपको केयरफुली कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कलेक्ट द केयरफुली एंड आफ्टर द रीयूज। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1974 में, 1985 में, 1978 में, फिर 1992 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, हुआ था लॉन्च 19 नवंबर 1985 में। गेट योर चाइल्ड फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो मिशन इंद्रधनुष का लोगो दिख रहा है, एग्जाम में भी आता है आपको। लेकिन UIP जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1985 में। यदि आपको फुल डेट के साथ पूछे तो 19 नवंबर 1985 आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेप बॉम्ब के लिए, पिन बॉम्ब के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। टेप का सेलोफेन टेप, सेलोफेन टेप स्वैब टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है पिन बॉम्ब के लिए। किसके लिए, पिन बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेशली ये बच्चों में तो किया ही जाता है लेकिन एडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेलो टेप होता है उसी तरीके से रेक्टम एरिया में इसको चिपका के है जो एट देन वापस से निकाला जाएगा कि कोई भी पिन बॉम्ब वहाँ पर नहीं है तो नहीं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा टेस्ट, स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं या फिर सेलोफेन स्वैब टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो मंडे फीवर का दूसरा नाम क्या है, बैगोसिस, बायसिनोसिस, COPD या फिर एस्टोसिस। मंडे फीवर का दूसरा नाम है बायसिनोसिस। क्या है, बायसिनोसिस एक रेयर लंग डिसीज है जो कि हेमफ्लेक्स या फिर कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होगा, आपको याद रखना है। और ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा का कॉज भी बनेगा या फिर बायसिनोसिस को मंडे फीवर कहेंगे। और जितनी भी जो कॉटन पार्टिकल्स कॉटन डस्ट के कारण होगा तो ये कहलाएगा बायसिनोसिस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया। तो इंडिया का रेबीज फ्री जोन कौन सा है, मतलब वहाँ पर एक भी रेबीज के केस नहीं आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो रेबीज फ्री जोन है तो वो है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप को इंडिया में रेबीज फ्री जोन है जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में DPT वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, फोराम, डेल्टॉइड मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स में। तो DPT वैक्सीन दी जाती है इन्फेंट्स में कहाँ पर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई जो कि एक सेफेस्ट एरिया है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए और नर्व इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में ही क्यों DPT वैक्सीन दी जाती है, आइम रूट से दी जाती है। तो इसलिए ताकि वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सके और नर्व इंजरी को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड। तो ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होगी कौन सी डिसीज कहलाती हैं, वेक्टर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न, व्हीकल बॉर्न या फिर एयर बॉर्न। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होंगी वो कौन सी डिसीज कहलाएंगी। जो डिसीज वाटर और फूड के थ्रू होती है वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न। क्या है, व्हीकल बॉर्न डिसीज। जो इनका पॉजिटिव एजेंट होते हैं इनमें ट्रांसमिशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, आपको याद रखना है। व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसीज को कैरी करेगा। और जो लाइफ साइकिल है पैथोजन की एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होगी तो वो क्या कहलाएगा, व्हीकल बॉर्न डिसीज। दूसरा आता है फॉमिट बॉर्न। तो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, कंबल में लिपट के आपके वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। जो कॉमन कोल्ड है जनरली फॉमिट बॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू फैलेंगी वो क्या कहलाती है, व्हीकल बॉर्न। और ऐसी डिसीज जो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकती है वो फॉमिट बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि वेक्टर इसका कुछ अलग होगा। वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मॉस्किटो हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ये ह्यूमन और अदर एनिमल के थ्रू होंगी। ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉइड हो गए, वही मैंने आपको बताया। मॉस्क्यूटो हो गए, टिक फ्लीज हो गए, डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गए, सभी क्या वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं। एयरबॉर्न में जो पार्टिकल स्नीजिंग कफिंग के थ्रू स्पेशली होंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? जून 5 को, जुलाई 5 को, जनवरी 5 को या फिर मई 5 को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को। कब करते हैं? जून 5 को। और इस साल की ओनली वन अर्थ, क्या था? ओनली वन अर्थ, जिसको कैंपेन का स्लोगन भी रखा गया था, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। स्लोगन पूछे तो क्या था? ओनली वन अर्थ, और थीम पूछे तो क्या था? लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद द नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। और आज क्या है? टीचर्स डे। क्या है आज? टीचर्स डे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट द डक्टस आर्टरियोसिस बिकम। बेबी डिलीवर होने के बाद जो न्यूनेट में जो डक्टस आर्टरियोसिस है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिगामेंटम आर्टरियोसम में, लिगामेंटम बीनोसम में, लिगामेंटम अम्बलाइकल में, फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो डक्टस आर्टरियोसिस है आफ्टर द डिलीवरी के बाद, नॉर्मल बर्थ के बाद न्यूनेट का जो डक्टस आर्टरियोसिस है किस में कन्वर्ट होगा? लिगामेंट आर्टरियोसम में। किसमें? लिगामेंटम आर्टरियोसम में। जो फोरामेन ओवल है क्लोज होगा आफ्टर द बर्थ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? फोसा ओवलिस में। डक्टस बीनोसिस कन्वर्ट होगा लिगामेंटम बीनोसम में। और जो विद इन अ वीक ऑफ बर्थ न्यूनेट अम्बलाइकल वेन इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड अराउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस जो अम्बलाइकल कॉर्ड है किसमें कन्वर्ट होगी? तो ये होने लगती है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस में। लेकिन जो मेनली आपको एग्जाम में आता है डक्टस आर्टरियोसिस, तो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट होगा। लिगामेंटम वेनोसम में जो कन्वर्ट होगा वो होगा डक्टस वीनोसिस। फोरामेन ओवल कन्वर्ट होगा फोसा ओवलिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, persistent vascular connection between the pulmonary artery and aorta occurs due to। तो यहाँ पर persistent vascular connection देखने को मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी और aorta के बीच में। तो ये किसके कारण होगा? VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कारण, या फिर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा, एक इसके कारण किस में देखने को मिलेगा? PDA में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में एक कनेक्शन देखने को मिलेगा। ASD में क्या होगा? होल होगा, हार्ट के जो अपर चैम्बर है आर्टरिया के बीच में, तो इसमें होल होगा। और VSD में क्या होगा? लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में क्या होगा? वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा? जो एबनॉर्मल कनेक्शन होगा वो कहलाएगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एबनॉर्मल कनेक्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में, तो वो कहलाएगा PDA। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं? एंटीहिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन A, एंटी-D गामा ग्लोबुलिन, या फिर फोटोथेरेपी। तो कौन से सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए? तो ये RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के विदिन 72 घंटे के अंदर एंटी-D गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। जो RH आइसो इम्यूनाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, वुमेन्स के ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या एडमिनिस्टर किया जाता है? एंटी-D गामा ग्लोबुलिन विदिन 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज वन लाइव बेबी ऑलरेडी, ही हैज अबॉर्टेड 2 times, देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विल बी। तो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर क्या होगा यहाँ पर उसका? प्रेग्नेंट वुमेन है, एक लाइव बेबी है, 2 पहले अबॉर्शन हो चुके हैं, एट द टाइम वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा? तो G4 मतलब ग्रेविड 4 times हो चुकी है। अब यहाँ पर लिविंग बेबी है एक उसका प्रेजेंट में, तो वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अबॉर्शन भी करवा चुकी है वो 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकल के आएगी वो क्या होगी? ग्रेविड अब 4 times, प्रेजेंट में 1 बेबी है और अबॉर्शन 2 टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, a patient with laryngitis is treated symptomatically for 2 weeks, but he is still experiencing hoarseness, persistent hoarseness,
में बी एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया गया 2 वीक, लेकिन आफ्टर दैट उसको हॉर्सनेसनेस फील हो रही है, बार बार वही ऐसे उसको अपनी आवाज़ है जो चेंज लग रही है। तो ये क्या है? ये है ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, फ्लेरेंजियल कैंसर है, फिर नन ऑफ द अबव। तो वॉइस चेंज होना, हॉर्सनेसनेस टाइप की आपको घोड़े जैसी अपनी आवाज़ लगना, ये क्लासिकल साइन होता है किसका? लैरेंजियल कैंसर का और लैरिंग्स कैंसर का। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? लैरेंजियल कैंसर। 2 वीक तक आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लिया अकॉर्डिंग टू अपनी सर्दी खांसी के, लेकिन आफ्टर दैट आपकी आवाज़ आपको बदली लगती है। तो ये क्या है? यह लैरेंजियल कैंसर है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक? तो पीडियाट्रिक के फादर कौन है? अब्राहम जैकब, मास्लो, एरिक्सन, एफ नन ऑफ द। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब्राहम जैकब कौन है? पीडियाट्रिक के फादर हैं। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ बारबिचुरेट कॉजेस। तो यदि बारबिचुरेट्स को हमने सडनली विड्रॉ कर दिया तो ये क्या कौन से साइन शो करेगा? विड्रॉवल सिम्टम होंगे स्लीपीनेस, इरिथेमा, ईचिंग्स या फिर सीजर्स। तो बारबिचुरेट को यदि हमने सडनली विड्रॉ किया, स्टॉप किया, तो ये क्या कॉज करेगा? ये करेगा सीजर्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देगा। CNS डिप्रेजेंट मेडिसिन है बारबिचुरेट्स, और जनरली यहाँ पर इनका जो काम होता है इफेक्टिव होती हैं एंजियोलाइटिक्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर भी, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी। लेकिन यदि हम इन्हीं मेडिसिन को सडनली स्टॉप कर दें तो जो विड्रॉवल सिम्टम्स होंगे वो होंगे सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस, डिजीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग और एंजाइटी। लेकिन जो सबसे डेंजरस विड्रॉवल सिम्टम होगा वो क्या होगा? सीजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टोडलर? तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क क्या है टोडलर में? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क पूछा है टोडलर में। तो टोडलर कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? जिनकी एज 2 to 3 ईयर की होती है। कितनी? 2 to 3 ईयर की होगी, वो कहलाते हैं टोडलर। और इनका जो यहाँ पर टास्क होगा, डेवलपमेंटल टास्क होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर कहेंगे। प्ले ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे जिनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलेगी। स्कूल एज बच्चे होंगे 6 से 12 साल के, इनमें इन्फीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। इन्फेंसी पीरियड में पूछे तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, लेकिन चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप में पूछे, अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज। बच्चों में हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 की कमी के कारण। अब यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है? तो 5 to 40%, 50 to 60%, लेस देन 1% या फिर 1 to 5%। हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोफीलिया ए है यदि बच्चे को, तो यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा? फैक्टर 8 की कमी से होगा हीमोफीलिया ए। तो अब यहाँ पर इसी फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा? तो इसका लेवल होगा 5 to 40%। कितना? 5 to 40%, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? माइल्ड हीमोफीलिया पूछा है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40%। अब यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने जो रेंज दी हुई है फैक्टर एक्टिविटी की, वो कितनी है? 50% एंड 150%। अब CBRT लेवल पे यहाँ पर 3 क्लास में डिवाइड किया है हीमोफीलिया को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो यहाँ पर आपको पूछी है माइल्ड रेंज, तो माइल्ड कितनी है? 5 to 40%। यहाँ पर यदि मॉडरेट हीमोफीलिया पूछे तो 1 से 5%, सीवियर में लेस देन 1%, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है। नॉर्मल रेंज पूछे तो कितना है? 50 से 150%। कितना? 50 to 150%। लेकिन यहाँ पर लेस देन 1% आता है तो सीवियर। कितना है? सीवियर है। मॉडरेट आता है तो 1 से 5% है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40% आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द। तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन है किस में अफेक्ट होंगे? ईयर्स में, नोज में, आइस में या फिर टेस्ट बड्स में। तो हेलुसिनेशन है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, कोई भी
स्टिमुलस जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो चीज़ आपको फील हो रही है, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन पूछा है आपसे, तो ये कौन सा है? टेस्ट वर्ड का। कौन सा? टेस्ट वर्ड का। ऑडिटरी का है तो परसेप्शन ऑफ साउंड होगा, गस्टेटरी है तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट होगा, ऑल्फैक्टरी पूछा तो स्मेल के लिए होगा, विजुअल में आँखों के लिए होगा, और टेक्टाइल में क्या होगा? सेंसेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A condition in which the menstruation occurs but is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया, जीरो कोलैप्स, डिस्मेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में जिसके कारण आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो किस कंडीशन में आएगा? तो ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया का मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होगा पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउटफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन इंक्लूडेड है, किसी एक को छोड़कर। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 हार्ट डिफेक्ट हैं, जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ट डिफेक्ट्स का इंक्लूड, तो कौन सा नहीं होगा? ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा है? तो वो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ओवरराइडिंग ऑफ आर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, वीएसडी होगा, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, लेकिन पीडीए देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। तो रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट है, किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, ड्रीम्स के लिए, कॉन्शियस डिजायर के लिए, फिर ब्रेन साइज के लिए। तो ये टेस्ट यूज़ किया जाता है अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, जो आपके मन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाता है? बर्थ से 1 साल तक का, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बर्थ से लेके 1 मंथ तक का पीरियड तो कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। क्या कहलाता है? न्यूनेटल पीरियड। अब बर्थ से 1 वीक तक का तो होगा न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पर आता है 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ से लेके 1 साल तक का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। क्या कहलाएगा? इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 ईयर का पीरियड कहलाएगा टोडलर पीरियड। क्या कहलाएगा? टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 6 ईयर। तो 3 to 6 ईयर्स का पीरियड कहलाएगा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो। फिर 6 to 12 ईयर में आएंगे स्कूलर्स, और 12 to 18 में आएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मलिटीज। दीज एबनॉर्मलिटीज आर प्रोबेबली कास्ड बाय मैटरनल। तो यहाँ पर एक इन्फेंट है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज है। ये एबनॉर्मलिटी मैटरनल में कौन सी कंडीशन के कारण हुई? मदर में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है? फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट डिस्टर्ब रहा या फिर क्या ज़्यादा खा लिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज हो गई, ग्रोथ रिटार्डेड है बच्चा, विजन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब हुआ है मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन के कारण। जब बेबी वूम में रहा, यूट्रस में रहा, उस टाइम पर माँ ने क्या किया है? अल्कोहल को कंज्यूम किया है, शराब पी है। तो ये सभी साइन किसके? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। बच्चा इस तरीके से पैदा होगा। जो एपिकैंथल फोल्ड्स सही देखने को आपको मिलेंगे, और यहाँ पर थिन अपर लिप होंगे बच्चे में, माइक्रोगैंथिया देखने को, मतलब जो चिन्ह है बहुत शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर
ये सभी साइन किसके, लो नेजल ब्रिज होगा तो ये साइन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। दैट मीन्स माँ ने जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम पर क्या किया, अल्कोहल को कंज्यूम किया है, ये सभी साइन उसके हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी, रेफ्रिजरेटर के। ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर या फिर मीजल्स। तो ओपीवी वैक्सीन है जो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। ओपीवी और मीजल्स दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है तो इनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। ओपीवी को मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहा जाता है और ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सी है, ओपीवी, कोलेरा, टीटी या फिर बीसीजी। तो बीसीजी बैक्टीरिया के थ्रू होगा, टीटी भी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होगा, कोलेरा भी क्या होगा, बैक्टीरिया के थ्रू होगा, डिप्थीरिया विब्रियो कोलेरा के थ्रू। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है क्या है, एक वायरल वैक्सीन है। कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, बीसीजी लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है और टिटनस टॉक्साइड, टिटनस क्या है, टॉक्साइड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी, 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो बच्चे का यदि यहाँ पर एज है 1 से 2 साल तो बच्चे की जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 80 से 130 पर मिनट, कितनी 80 to 130 पर मिनट। नॉर्मल रेंज का है अकॉर्डिंग टू एज के, तो न्यूबॉर्न में होती है 100 to 150 पर बीट पर मिनट, 3 to 6 मंथ में 90 to 120 हो जाएगा, 6 to 12 मंथ में 100 to 160 रहेगी, 1 से 10 साल में 70 से 130, फिर आ जाता है एडल्ट पीरियड तो 60 से 100। नेक्स्ट वन है यहाँ पर RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर का बेबी डिलीवर हुआ है तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाएगा, डायरेक्ट कोम टेस्ट, ब्लड कल्चरल, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करने के लिए। अब 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यदि RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करना है तो यदि बेबी के लिए कहा जाता है तो हम करवाएंगे डायरेक्ट कॉम टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए टेस्ट करवाना है RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। मदर के लिए कहते तब हम करवाते इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के आपका आंसर होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यही चीज़ कहते हैं कि माँ के लिए कॉम टेस्ट करवाना है तो कौन सा कॉम टेस्ट कराएंगे, RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट, लेकिन बच्चे के लिए कहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। तो हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को, 28 सितंबर को या फिर 28 जनवरी को। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, हर साल विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। और हार्ट डे जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, केप टाउन में। कहाँ पर हुआ था, केप टाउन में। 3 दिसंबर 1967 को करवाया गया था। किसने किया था, डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड ने इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये किया था डॉक्टर PK सेन ने 1968 में। जो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर इंडिया में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेटेज। जो सांस ले रहे हैं तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो ये क्या है, हाइपर एपनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर स्मॉल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है लेकिन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ी हुई है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यहाँ पर हाइपर एपनिया। क्या कहलाएगा, हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब आप लेट जाते हैं, लाइन डाउन फ्लैट होंगे तब आपको सांस लेने में दिक्कत होना। स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। डीप एंड लेवर्ड ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी। किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर
द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी इज, तो बच्चा यदि प्रीटर्म डिलीवर हुआ है, बच्चा प्रीटर्म हुआ दैट मीन बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो कौन से साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं? नेजल फ्लेयरिंग, वायरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग। तो किस में देखने को मिलेंगे? तो ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग तो देखने को मिलता है जनरली निमोनिया के पेशेंट वाले बच्चों में, जिन बच्चों को निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें। बैरल चेस्ट एम्फाइसेमा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटर्म बेबी में जो मोस्ट क्लासिकल साइन है वो क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगा? नेजल फ्लेयरिंग। जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर नॉस्ट्रल क्या होंगे? वाइड होंगे। क्या होंगे? वाइड होंगे। तो इसके लिए क्या कहा गया है? नेजल फ्लेयरिंग। और आरडीएस में जब इमेच्योर लंग्स होते हैं तब ये सिचुएशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ये उसी का एक साइन है। क्या? नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सीटोनिन या फिर बोथ ए एंड सी। तो एल्डोस्टेरोन को कैल्शियम का बैलेंस बनाने का काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। अब कैसे करेंगे? कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ब्लड से बोन में कैल्शियम कैसे भेजना है, एक काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन। और इसको रिलीज कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। पैराथार्मोन को रिलीज करेगी पैराथायराइड ग्लैंड। और ये बोन से बोन टू ब्लड, जो कैल्शियम है बोन से ब्लड में कैसे लेके आना है वो काम करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो एक जो कैल्सीटोनिन है ये क्या कर रहा है? ब्लड को बोन्स में लेके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा है। और जो पैराथार्मोन है ये क्या करेगा? कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेके आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैराथार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। तो कौन से सोल्यूशन है क्या करेंगे? जो वाटर है सेल्स से प्लाज्मा में शिफ्ट करेंगे वाटर को। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्कलाइन। तो सॉल्यूशन से आपको इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं? सेल्स से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स टू प्लाज्मा पूछे तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा से सेल्स में पूछे तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या है? ऑस्मोलारिटी इनकी ब्लड और प्लाज्मा की क्या है? सेम रहेगी। एल्कलाइन में क्या होंगे? पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। तो कौन सा यहाँ पर प्रिकॉशन यूज किया जा रहा है जब पेशेंट को कहा है कि आप मास्क पहनिए? ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, फिर स्टैंडर्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। को मिलेगा किसमें? क्वासिओरकर में। किसमें? क्वासिओरकर में। अब यहाँ पर मरासमस क्वासिओरकर दोनों एग्जाम में आपको आते हैं। क्वासिओरकर को एडिमेटस मालन्यूट्रिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एडिमा प्रेजेंट रहेगा। याद रखें, एडिमेटस मालन्यूट्रिशन के नाम से याद रखें तो आपको क्वासिओरकर इजीली याद होगा इसमें, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन के कारण होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी होगी इसलिए। लेकिन जो मरासमस है इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होगी। तो यहाँ पर यदि पूछें कि जो क्वासिओरकर है तो क्वासिओरकर में बच्चे में प्रोटीन की कमी होगी, मरासमस में कैलोरी की कमी होगी। फिर जो क्वासिओरकर है इसमें बच्चे जनरली 3 महीने और 6 महीने से लेके 3 साल की एज ग्रुप को अफेक्ट करेंगे। लेकिन मरासमस अर्ली इन्फेंसी पीरियड, मतलब 1 साल से कम एज के बच्चों को ज़्यादातर अफेक्ट होगा क्या? मरासमस। लेकिन क्वासिओरकर जिन बच्चों की एज 6 महीने से लेकर 3 साल तक उनको अफेक्ट करेगा। सबक्यूटेनियस फैट प्रिजर्व्ड रहेगा। ये क्वेश्चन अभी आई थिंक एएनएम के एग्जाम में आया हुआ है, यूपी में हुआ था जो 27-28 तारीख को। यूपी एनएचएम में एएनएम की 17,000 वैकेंसी है टोटल, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट सभी, तो उसमें आया था सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व्ड इन क्वासिओरकर। लेकिन ये सबक्यूटेनियस फैट प्रिजर्व नहीं रहेगा मरासमस में। आप इमेज से और इजीली याद हो सकता है आपको।
कि जो क्वासियोरकर का बच्चा है फूला फूला दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, जो प्रोटीन की कमी के कारण स्वेलिंग एडिमेटस देखने को मिलेगा, लेकिन मरासमस का बच्चा सिकुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायरिया एंड हाइपर केरेटोसिस। किस विटामिन की कमी से डायरिया तो होगा ही, साथ में हाइपर केरेटोसिस होगा। केरेटोसिस का मतलब यहाँ पर स्किन में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर विटामिन डी है, विटामिन ए है, सी है या फिर के है। जब भी आपकी स्किन या फिर डायरिया से रिलेट करता हुआ पूछते हैं तो वो यहाँ पर जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा विटामिन ए। आँखों के लिए पूछें तब विटामिन ए आपको कहना है। फिर डायरिया किसके कमी के कारण, और विटामिन डी की कमी से आपको जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। बच्चों में पूछें तो रिकेट्स, बड़ों में पूछें तो ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन सी के कारण क्या होगा, स्कर्वी और जो पुअर वुंड हीलिंग है ये सब होगा। बॉडी को रिपेयर, जो टिश्यूज रिपेयर के लिए विटामिन सी हेल्पफुल होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन एलएस रेशियो, इसको हम एलएस रेशियो के नाम से भी जानते हैं, इज डन टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो या फिर एलएस रेशियो किसकी मैच्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लंग्स, ब्रेन, फीटल सर्कुलेशन या फिर गोनेट्स। तो किसकी मैच्योरिटी को चेक करने के लिए लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो को चेक किया जाता है, तो ये लंग्स की मैच्योरिटी के लिए, किसके लिए, लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। अब यहाँ पर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो के लिए फीटल लंग मैच्योरिटी के तौर पर भी कहा जाता है, जिसमें एलएस रेशियो 2.5 और मोर रहेगा, दैट मीन्स फीटल लंग क्या है, मैच्योर है। यहाँ पर लो रिस्क है इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के। लेकिन यदि यही लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो 1.5 से भी कम होता है, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, रेस्पिरेटरी आरडीएस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो बच्चों में प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें जनरली डेवलप होने के चांस रहे, क्योंकि बच्चों के जो लंग्स हैं उतने प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर स्फिंगो जो एलएस रेशियो किसमें कम होगा, जो प्रीटर्म बेबीज होंगे उनमें। और ये क्या है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो फीटल लंग मैच्योरिटी को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर विथ फंक्शनल क्लोजर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर फंक्शनली क्लोज हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। यदि नहीं हो पाया दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। फोरामेन ओवल, डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस या फिर अम्बलाइकल आर्टरी। अब आपके दिमाग में आप सेट कीजिए फीटल सर्कुलेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पे कहा है कि आफ्टर बर्थ ऐसा स्ट्रक्चर, जो ये सभी क्या है, बिफोर बर्थ जो बेबीज़ के हार्ट के सभी स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन के लिए। तो यहाँ पर फंक्शनली मतलब काम करना भी बंद कर देगा, तो वो क्या होगा, फोरामेन ओवल। क्या है, फोरामेन ओवल। आफ्टर बर्थ जैसे ही जन्म होता है उसके बाद एनाटॉमिकल और जो फंक्शनल क्लोजिंग है किसकी होने लगती है, फोरामेन ओवल की। डक्टस वीनोसिस क्लोज होता है 7वें दिन तक, डिलीवरी होने के बाद से लेकर 7वें दिन तक है जो। लेकिन फोरामेन ओवल है जो फंक्शनली क्लोज हो जाता है कब, सून आफ्टर द बर्थ। लेकिन एनाटॉमिकली क्लोज हो पाता है कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर फंक्शनली का मतलब काम करना, एनाटॉमिकल का मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर क्लोज होने का काम होगा कुछ हफ्तों, कुछ महीने में। लेकिन तुरंत एज सुन एज जो बंद होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो कहलाएगा फोरामेन ओवल। नेक्स्ट इज ड्रग यूज्ड फॉर क्लोजिंग PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, मेफेनेमिक एसिड, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। अब यहाँ पर आपको यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, और इसको क्लोज करने के लिए सर्जरी के पहले क्या है, मेडिसिन से क्लोज किया जा सकता है। लेकिन जो कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे हम, तो एक तो होती है एंडोमेथासिन और दूसरी होती है आइबुप्रोफेन। दोनों इफेक्टिव होती हैं, जो कि 70 से 80% तक इफेक्टिव रहेंगी। तो यहाँ पर यदि इंडोमेथासिन है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन है तो उसको मार्क कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन सेम तरीके से काम करेंगे, किसको, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए, PDO को क्लोज करने के लिए
दोनों प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, क्या आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन इज द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फीटल मूवमेंट फील होते हैं मदर को 20 वीक की प्रेगनेंसी में, तो ये क्या है? लाइटनिंग है, क्विकनिंग है, क्राउनिंग है कि लेबर पेन है? सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होगा कि जब जो 38 वीक का जेस्टेशनल पीरियड होगा उसमें बेबी क्या होगा, एक्सीफेस्टर्नम तक होगा, चेस्ट तक। लेकिन जब डिलीवरी होने के पहले जो मल्टी पैरा होती हैं उनमें 36 और 37 वीक के बाद ही डाउन साइड खिसकने लगेगा। तो क्या है, बेबी जब डाउन साइड आएगा तो वो कहलाता है लाइटनिंग। क्विकनिंग का मतलब होगा फर्स्ट फीटल मूवमेंट। क्राउनिंग का मतलब होगा जो हेड है जो बाहर आएगा पैसेज में, तो वो क्या है, क्राउनिंग और होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। लेबर पेन का मतलब होता है डिलीवरी में आने वाले जो दर्द, वो। क्लियर? नेक्स्ट इज HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस अकर्स मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग। HIV ट्रांसमिशन है जो माँ से बच्चे में किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, डिलीवरी में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में? तो यहाँ पर HIV ट्रांसमिशन के लिए माँ से बच्चे में हमें डिलीवरी के टाइम पर, ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे माँ से बच्चे को होने में। तो ये क्या है, फीटस को, मदर टू फीटस ट्रांसमिशन। यदि हमें HIV रोकना है तो सबसे जो स्टेज रहेगी वो क्या होगी, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम में। अब यहाँ पर मेडिसिन आती है, आती है निवेरापाइन, दूसरा होती है जिडोविडिन। जिडोविडिन तो एंटीवायरल ड्रग है जो कि एड्स ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। फिर एक और आती है आपकी क्या, निवेरापाइन। क्या है, निवेरापाइन। तो निवेरापाइन जो मेडिसिन है ये भी यूज़ की जाती है, मार्केट में अलग अलग नाम से रहेगी। लेकिन ये माँ यदि बच्चे को अपने फीड करा रही है मदर टू चाइल्ड में, क्या है, ड्यूरिंग द बर्थ या फिर जो आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीड कराती है, तो निवेरापाइन जो एंटीवायरल ड्रग है दी जाती है माँ के लिए। जिडोविडिन HIV को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन निवेरापाइन किसके लिए है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑलरेडी आप इन्फेक्टेड हैं लेकिन आपके बच्चे को इन्फेक्शन ना हो तो निवेरापाइन दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही 28 वीक की प्रेगनेंसी है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल। 28 वीक की प्रेगनेंसी है लेकिन पेन नहीं हो रहा है, पेनलेस है ब्लीडिंग। ध्यान से देखें क्वेश्चन, ब्लीडिंग क्या है, पेनलेस है, दर्द नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है और जो इम्प्लांटेशन है यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए। फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में हुआ, लेकिन इम्प्लांटेशन भी मान लो वहीं हो गया यूट्रस की जगह, अदर देन यूट्रस कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो तो वो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। आपको पता भी, दर्द भी नहीं हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा आपके पेट में है, जो कि एक क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मली प्लेसेंटा देखिए सेंटर पार्ट में अटैच होगा, लेकिन जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन डाउन साइड होगा, लोअर होगा, तो ये कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। और इसमें डॉक्टर जनरली इसको प्रिवेंट करने के लिए सीधा कंप्लीट रेस्ट ही मदर के लिए प्रेफर करते हैं। जब प्लेसेंटा पार्शियली और टोटली मदर के सर्विक्स को कवर कर जाए तो ये क्या कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। और यहाँ पर सबसे कॉमन प्लेसेंटा प्रीविया का जो साइन एग्जाम में आता है वो यही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। या तो आपकी डिलीवरी के टाइम पर ब्लीडिंग होगी या फिर आपको पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है। तो टोटली में पूरा सर्वाइकल ओस्को तक कवर कर लेगा, फिर लो, पार्शियल और टोटल आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके क्या है, ग्रेड हैं। लेकिन पार्शियली और कम्प्लीटली जब प्लेसेंटा सर्वाइकल ओस्को या फिर सर्विक्स को कवर करेगा तो ये कहलाएगा क्या, प्लेसेंटा प्रीविया। और एंटीपार्टम हेमरेज का यदि मोस्ट कॉमन रीजन की हम बात करें तो वो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज
आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। यहाँ पर एक इमेज दी हुई, आप पहचानिए कि कौन सा प्रेशर अल्सर है। इवन यहाँ पर नोटिस किया जा रहा है कि बोन्स भी दिखने लगी हैं। स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो यदि यहाँ पर आपको 4 स्टेज होती हैं प्रेशर अल्सर के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यदि इसको चेक करने के लिए जो डेक्यूबिटस अल्सर के लिए या फिर प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर के लिए हम बात करें तो वो होती है ब्रैडन स्केल यूज़ की जाती है। फिर यहाँ पर इस अल्सर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करके, ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो। अब यहाँ पर स्टेज पूछी है, तो जो फर्स्ट स्टेज होगा प्रेशर अल्सर, इसमें स्किन इन्फ्लामेशन होगा लेकिन अनब्रोकन होगी, रेड होगी। फिर इसके जो स्टेज सेकंड होगी, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ब्रोकन होंगी और अंदर तक आपको इस तरीके से दिखेगा। थर्ड में सबक्यूटेनियस फैटी लेयर तक अफेक्ट होगी। फोर्थ होगी, इसमें यहाँ पर आपको मसल्स, बोन, नर्व सभी चीज़ें क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। क्लियर है। स्टेज फर्स्ट पूछे ओनली इन्फ्लामेशन होगा, स्किन अनब्रोकन होगी। स्टेज सेकंड में डर्मिस एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होगी और स्किन ब्रोकन होगी। थर्ड में आपको इवन सबक्यूटेनियस फैटी लेयर भी अफेक्टिव होंगी और लास्ट स्टेज होगी फोर्थ स्टेज, इसमें बोन्स तक अफेक्ट होंगी, बोन्स आपको विजिबल होंगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूवर गिवन इन दिस इमेज। अब एग्जाम में चारों ग्रिप आती हैं, कोई सी भी ग्रिप आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी ग्रिप है। तो यहाँ पर कौन सा लियोपोल्ड मैन्यूवर परफॉर्म किया जा रहा है, पावलिक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, लेटरल ग्रिप या फिर फंडल ग्रिप। तो लियोपोल्ड मैन्यूवर यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, क्या है, पावलिक ग्रिप। क्या है, पावलिक ग्रिप, जिसमें जो एक केयर टेकर है, क्या है, लियोपोल्ड मैन्यूवर में जो यहाँ पर पावलिक ग्रिप है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड मैन्यूवर या फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप और पावलिक ग्रिप। तो यहाँ पर एक हाथ क्या है, बच्चे के बटुक्स के और एक हाथ नीचे की तरफ, जिससे बच्चे की पोजीशन चेक की जा रही है। अभी रही यहाँ पर चारों ग्रिप्स। तो लियोपोल्ड्स मैन्यूवर आर कॉमन एंड सिस्टमैटिक वे टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस में जो या तो हम ये कहेंगे गर्भाशय में माँ के बच्चे की क्या पोजीशन है, उसको चेक करने के लिए ग्रिप यूज़ की जाएंगी। फर्स्ट मैन्यूवर में दोनों हैंड यूज़ किए जाएंगे। सेकंड में एक हाथ बैक साइड होगा, एक एब्डोमेन पर होगा। थर्ड में ओनली वन हैंड यूज़ किया जाएगा, जिसको हम पावलिक ग्रिप कहेंगे या फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप कहेंगे। लास्ट होती है जिसको हम लियोपोल्ड फर्स्ट पेल्विक मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगी, फोर्थ मैन्यूवर। क्लियर है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिसीज एंड वेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो हम बेरी को और वर्निक्स डिसीज को कैसे मैनेज करेंगे। बेरी और वर्निक डिसीज किसकी कमी से होगे, फॉलिक एसिड से, विटामिन सी से, थायमीन से कि विटामिन ए से। तो जो यहाँ पर बेरी है और वर्निक्स डिसीज है, दोनों होंगे थायमीन की कमी के कारण या फिर विटामिन B1 की कमी के कारण। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें आपको क्लिनिकल 3 टायर्ड सिम्टम्स होंगे, ऑप्थेल्मोस्पाज्म, निस्टेगमस के साथ अटैक्सिया और कन्फ्यूजन, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो सकती है। तो यहाँ पर वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी जो अल्कोहलिज्म के मरीज होंगे उनमें देखने को आपको मिल सकता है। इसीलिए जो अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनमें थायमीन थेरेपी भी दी जाती है, ताकि उनको वर्निक्स साइकोसिस से हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। एग्जाम में आ सकता है आपको वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी को और बेरी को हम किससे ट्रीट कर सकते हैं, तो विटामिन B1 से। क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन पर्सन विथ एलर्जी। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, हाई रहेगा, किसमें, एलर्जी में, IgE, IgM, IgA या फिर IgG। ये एग्जाम में आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपने पढ़ी है उनमें भी यही इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यदि इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी में पूछते हैं आपसे तो वो होगा IgE। क्या होगा, IgE। फिर आता है लार्जेस्ट इन नंबर, सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है नंबर्स में, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन G। और ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन G कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन क्रोनिक इन्फेक्शन में भी इम्यूनोग्लोबुलिन G ही एक्टिव होगा। यदि पर्सन को शॉर्ट टर्म में इन्फेक्शन हुआ है
एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो IgM होगा, लार्जेस्ट इन साइज जो कि रहता है, लेकिन लार्जेस्ट इन नंबर में IgG होगा जो कि पूरे पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन का 75% कौन होगा, IgG। और एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, एग्जाम में आता है, बाकी प्लेसेंटा को क्रॉस और कोई नहीं कर सकता। फिर एलर्जिक रिएक्शन है, फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पूछें तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन E। फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिन माँ के मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क में रहेगा, म्यूकस में होगा, ब्लड में होगा, टीयर्स में होगा, वो क्या है, IgA। क्लियर है। मेनली आपको प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला तो वो IgG, मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन भी IgG है। लार्जेस्ट इन साइज पूछे तो इम्यूनोग्लोबुलिन M है, और ये एक्यूट इन्फेक्शन में एक्टिव रहेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन E एलर्जिक रिएक्शन है, फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए है। IgE ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकोसा और ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, Which of the following foods should be avoided when the patient is on MAOI? MAOI मीन्स होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। क्या है, डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है, MAOI नाम की मेडिकेशन की क्लास है जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है। तो यहाँ पर कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा यदि पर्सन MAOI मेडिसिन ले रहा है तो, कैल्शियम रिच फूड, ग्लूटेन रिच फूड, टायरामिन कंटेनिंग फूड, या फिर एलानिन कंटेनिंग फूड। तो यदि पर्सन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहा है तो पर्सन को कहा जाएगा जिस भी फूड में, जिस भी कंटेन में टायरामीन हो, क्या है, टायरामीन हो, तो उसको आपके लिए नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो टायरामिन कंटेनिंग फूड है, बहुत सारे केसेस में क्या किया जाता है, अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो इफ़ यू टेक एन MAOI एंड यू ईट हाई टायरामिन फूड, टायरामिन कैन क्विकली रीच द डेंजरस लेवल। तो यहाँ पर जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, जिनका जनरली पैनिक डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया या फिर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो भी पर्सन टायरामिन कंटेनिंग फूड खाते हैं, नॉर्मली आप खा सकते, लेकिन यदि आपको ऑलरेडी एंजाइटी वगैरह हो तो आपको ट्रीट करने के लिए, मान लीजिए आपको पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, डॉक्टर ने एंटी डिप्रेसेंट जो कि MAOI दे दिए, तो आपको कहा जाएगा कि आप टायरामिन फूड ना लें। अदरवाइज ये आपकी बॉडी में इसके लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे टायरामिन को, और आपके लिए और ज़्यादा एंजाइटी होगी, ट्रीट होने की जगह आप क्या जाएंगे, डेंजरस लेवल पे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट्स। तो फॉलिक एसिड यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जनरली कंसीव करने के टाइम से ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो यहाँ पर फॉलिक एसिड किस बर्थ डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज से, कि नन ऑफ द अबव। तो फॉलिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड डॉक्टर कहते हैं कि कंसीव करने से ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी में हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि जब जो टेस्ट होते हैं तो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट होता है, AFP लेवल यदि बढ़ा हुआ रहता है, दैट मीन्स क्या है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। फिर यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, NTD, तो वो होगा किससे, फॉलिक एसिड से। NTD और डाउन सिंड्रोम में दोनों डायग्नोज हो सकते हैं कब, अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल को चेक करके। क्लियर है कि आपके मदर के जो ब्लड सीरम लेवल में अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, कम है तो प्रॉब्लम, ज़्यादा है तो प्रॉब्लम। क्लियर। नेक्स्ट इज इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी इज ऑर्डर्ड फॉर अ पेशेंट while implementing this order a nurse should ensure the availability of which of the following medication in the nursing unit। यदि किसी पर्सन को हेपेरिन थेरेपी दी जा रही है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट एजेंट है, तो यदि हेपेरिन थेरेपी दी जाती है तो वहाँ पर आपकी मेडिकेशन ट्रे में या फिर नर्सिंग यूनिट में और कौन सी मेडिकेशन होना जरूरी है, प्रोटामाइन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, विटामिन K या फिर एमिनो कैप्रियोइक एसिड। तो यहाँ पर आपने दो मेडिकेशन पढ़ी हैं, एक पढ़ा है हेपेरिन और एक पढ़ा है वारफ्रिन, दोनों एग्जाम में आती हैं, हेपेरिन एंड वारफ्रिन। तो यहाँ पर इन दोनों मेडिकेशन के बीच का एक अंतर भी है। क्या है, एक अंतर भी है कि प्रेगनेंसी में कौन सी दे सकते, कौन सी नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है,
हेपेरिन दी जा रही है पेशेंट के लिए, ऑर्डर की गई है, आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर करते टाइम आपके पास जो ट्रे है और उसमें कौन सी मेडिसिन होना चाहिए, तो वह प्रोटामाइन सल्फेट। इन केस हेपेरिन ओवरडोज होता है तो आपके पास उसको रिट्रीट करने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट होना जरूरी है। फिर हेपेरिन वारफरिन दोनों का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है वो यहाँ पे बता दूँ आपको। तो यहाँ पर हेपेरिन के लिए क्या हो गया, प्रोटामाइन सल्फेट हो गया। हेपेरिन हमेशा इंजेक्शंस के थ्रू ही दी जाती है, लेकिन वारफरिन ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम ओरली भी ओनली ओरली दिया जाता है। हेपेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। तो यदि पूछें कि प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिकेशन दी जा सकती है, हेपेरिन दे सकते हैं कि हम वारफरिन, तो हेपेरिन बेझिझक दे सकते हैं, क्योंकि ना जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी ना बेबी को इफेक्ट करेगी। लेकिन वारफरिन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी। क्लियर है। और यहाँ पर जो मॉनिटर किया जाता है हेपेरिन में वो होता है APTT टाइमिंग, लेकिन वारफरिन में INR है जो मॉनिटर किया जाता है। यदि एंटीडोट पूछें तो हेपेरिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन के किसके लिए, वारफरिन के लिए। तो प्रेगनेंसी में सेफ एंटीकोगुलेंट पूछें तो वो है हेपेरिन, ना कि वारफरिन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर यूरिया। प्रोटीन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वेबिन्स्की साइन इज कंसीडर्ड इज नॉर्मल इन। वेबिन्स्की साइन को कंसीडर नॉर्मल कब किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी में, एडल्ट में, चाइल्ड में कि यूथ में, किस एज में वेबिन्स्की साइन को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो ये किया जाता है जब बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी हो उनमें, किसमें, न्यूबॉर्न में। यहाँ पर जब भी आप बच्चों के पैर में टिंगलिंग करेंगे तो सोल में नीचे, तो क्या करेंगे, वो फिंगर्स को ऊपर नीचे करेंगे। यदि उन्हें डाउन साइड की मतलब है नेगेटिव और आप ऊपर साइड की तो वेबिन्स्की रिफ्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है यहाँ पर